Good afternoon. Hi. This is Amal Nair from Lovehills Cancer and Zenonco.io. We help connect cancer patients with other cancer warriors such as yourself to inspire them and motivate them. So, क्या आप खुद को इंट्रोड्यूस करोगे प्लीज? तो मेरा नाम पंखुड़ी आगले है और मैं इंदौर से हूँ और यहीं पे वर्क करती हूँ। मैं टीचर हूँ स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में। ओके, नाइस। तो क्या आप आपका जर्नी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आज? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो अक्टूबर 5 तारीख को, ठीक है, हमारे स्कूल में पीटीएम था इसलिए मुझे वो तारीख याद है कि इस दिन मुझे पता चला कि कुछ गड़बड़ है। सो आई टोल्ड माई मदर कि ऐसा कुछ आई एम फीलिंग लम्प इन माई लेफ्ट ब्रेस्ट। तो हम लोग को कुछ ऑन्को सर्जन के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो आपने एनजीओ का नाम सुना होगा, संगीनी। जो डॉक्टर अनुपमा नेगी ने स्टार्ट किया था, उनका बेटा, हम लोग सब सेम स्कूल में हैं, डॉक्टर अरुणाभ नेगी। तो उसके थ्रू हम गए। उसने हमको एक डॉक्टर सजेस्ट किया, उसके फादर ने, वो डॉक्टर असीम नेगी हैं, ऑर्थोपेडिशियन है वो। उन्होंने हमें सजेस्ट किया और फिर हम डॉक्टर दीपक अग्रवाल से मिले, वो मेरे ऑन्को सर्जन हैं। वहाँ मिले, उन्होंने हमें कुछ टेस्ट बोले, टेस्ट हो गए, मैमोग्राफी हुई तो पता चला कि हाँ, रिपोर्ट्स पॉजिटिव थी। देन साथ में सोनोग्राफी हुई। सोनोग्राफी में कुछ उनको गड़बड़ दिखा पेनक्रियाज में कि हाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ तो है। आइदर इट वुड बी अ टीबी पैच और सिस्ट नॉर्मल विच इज़ नॉट मैलिग्नेंट, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे सीटी स्कैन, एमआरआई उसके लिए भेजा। उसमें ना द रिपोर्ट वाज इनकंक्लूसिव, पता ही नहीं पड़ रहा था कि पेनक्रियाज में क्या है। तो फिर एंड में मुझे पेट स्कैन के लिए कहा गया। तो वहाँ पेट स्कैन में मुझे पता पड़ा कि मेरे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसमें पेनक्रियाटिक टेल और स्प्लीन तक वो पहुँच गया है। तो जो 3 ऑर्गन्स मेरे अफेक्टेड थे, एक तो ब्रेस्ट, थाई लेफ्ट, पेनक्रियाटिक टेल और स्प्लीन। फिर मेरी सर्जरी हुई 24 अक्टूबर को और मुझे मेरे ऑन्को सर्जन ने कहा था कि 20 दिन लगेंगे हॉस्पिटल से निकलने में, टाइम लगेगा, बिकॉज इट वॉज अ मेजर सर्जरी ना। तो मैंने बहुत अपने आप को आई केप्ट माई सेल्फ मोटिवेटेड and I was doing Reiki at that time. Reiki has got a healing power, you know. आपको पता है क्या थी? हाँ, ओके। तो वो मैं करती गई और 8वें दिन मैं अपने घर में थी। That is nice. और 20 दिन का डॉक्टर ने बोला था कि 20 दिन रहने का था, वो वैसा हुआ नहीं। मैं बहुत चल फिर रही थी और एक तो नॉर्मल सर्जरी थी और एक मेजर सर्जरी थी, तो हम लोग थोड़ा सा डरे हुए थे कि अब ये क्या हो गया। तो एकदम 3 पार्ट एक ही दिन में तीनों सर्जरी हो गई थी मेरी, दोनों सर्जरी हो गई थी मेरी। तो बहुत सारे लोग, मेरी फैमिली, मेरा भाई, मेरी मम्मा और अरुणाभ नेगी, जिसका मैं आपको बता रही हूँ, डॉक्टर अनुपमा नेगी के बेटे हैं ये। वो डॉक्टर है, अभी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। उन्होंने मुझे ऑल टाइम मुझे बहुत सपोर्ट किया हर बार, क्योंकि कुछ ना कुछ होता था कि मेरा ये टेस्ट क्यों हो रहा है, क्यों मेरा एमआरआई हो रहा है, सबका नहीं होता, क्यों मेरा पेट स्कैन कराया जा रहा है। और फिर डॉक्टर ने भी थोड़ा मुझे डरा दिया था कि वो ब्रेस्ट वाले में तो क्या 3 दिन में घर भेज देते हैं, आपका तो ये वाला भी है। तो मैं बहुत डर गई थी। तब अरुणाभ नेगी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था तब उस दौरान। तो मुझे हमेशा बोलता रहता था, दीदी कुछ नहीं होगा, इतना सा तो है, पता पड़ गया, ये क्या कम है, पता ही नहीं पड़ता लोगों को। ये एकदम पता नहीं कौन से स्टेज में पता पड़ता, वो पता ही नहीं पता, डायग्नोज ही नहीं हो पाता, वो बाई चांस ही हुआ था वो डायग्नोज। देन आई वॉज सजेस्टेड 6 कीमोज मेरे खत्म हुए और नेक्स्ट डे से लॉकडाउन लग गया, तो मेरा रेडिएशन रुक गया। तो वो रेडिएशन मेरा पूरा मई से स्टार्ट हुआ,
पूरा मई मेरा चला रेडिएशन। तो मैं लॉकडाउन में जाती थी और हो गया सब अच्छे से, सब कुछ हो गया। अब तो मेरा पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है और बस अब सब कुछ ठीक ही है। मेरे ऑन्को सर्जन ने मुझे कहा था कि आई हैव बीन ट्रीटिंग patients, especially cancer patients, for the last 30 years, but I haven't seen this kind of मतलब पेशेंट की जिसको ब्रेस्ट में भी हो और पेनक्रियाज और स्प्लीन में भी हो। तो उन्होंने ब्रेस्ट के साथ ओवरीज ट्रीट किया था, यूट्रस ट्रीट किया था, लेकिन पेनक्रियाज वाला ट्रीट नहीं किया था उन्होंने। तो तो मैं थोड़ा सा डर गई थी उस टाइम कि अरे अब क्या, मेरा तो एकदम ही अलग केस है, हो गया है। मेरे जैसे केसेस मुझे मिलते नहीं हैं, तो मुझे सिर्फ ब्रेस्ट वाले ही मिलते हैं जनरली, नॉर्मली मैं किसी से भी बात करती हूँ तो। लेकिन ठीक है, अब सब ऑपरेशन वाले दिन भी मैंने डॉक्टर को बोला था ऑल द बेस्ट, मेरा टाइम खत्म। हाँ, आपका एग्जाम शुरू है। मैं तो अपने रिपोर्ट्स दे चुकी हूँ, वो आप देखो आपको क्या करना है, आपको मेरे अंदर से निकालना है वो आप निकालो, वो आपका काम है। तो हमेशा मैं पॉजिटिव रही, हमेशा रेकी रेकी करती रही, गाने सुनती रही और जब मुझे नया-नया पता चला था तो मैं एक भी बार नहीं रोई। मैं रोई नहीं एक्चुअली, कि लोग रोने बैठ जाते हैं कि अब क्या करें, ऐसा वाला कभी नहीं हुआ मेरे साथ। मेरे साथ लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट किया सभी ने। पर हो गया, निकल गई है। अभी मेरा पेट स्कैन हुआ लास्ट टू लास्ट मंथ और अब सब ठीक है, कहीं कुछ नहीं है। तो ये मेरी जर्नी थी। ओके मैम, दैट्स हुँ। रियली वंडरफुल। और आई एम रियली हैप्पी कि आपने सक्सेसफुली वो फाइट जीत लिया है। हुँ, और हुँ, हुँ। मुझे नहीं पता था, आप अभी लास्ट ईयर ही आपका डायग्नोसिस हुआ था। अक्टूबर में हुआ था मेरा, 5 तारीख को, तो मैंने बता दिया था कि ऐसा है। मैंने ना लेट नहीं किया, कि वो लोग लेट करते हैं ना कि नहीं, 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 डर के मारे ही नहीं जाते हैं। तो 5 को पता पड़ा, 7 को मैंने मेमोग्राफी करा ली थी। 5 तारीख को पता पड़ा था मुझे कि हाँ, कुछ गड़बड़ दिख रहा है मुझे। 7 को मेरी मेमोग्राफी हो गई थी और 24 तारीख को तो मेरा ऑपरेशन हो गया था, 31 को मैं घर आ गई थी। तो काफी बहुत अच्छा चीज किया, अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन। पर दैट इज रियली गुड मैम। हुँ। और मैम, आप रेकी के साथ में कुछ और भी करते हो, जैसे योगा या और कुछ कन्वेंशनल थेरेपी? रेकी के साथ-साथ मैं ना अनुलोम-विलोम और प्राणायाम, ये मैं करती हूँ। गहरी-गहरी साँसें लेती हूँ। वैसे कहते हैं कि वो कैंसरियस सेल्स डेवलप नहीं होती, शुगर कम खाना रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी मुझे बहुत कुछ संगीनी वालों से पता चला है, जो एनजीओ है, कि वो हम्म। मुनक्का खाना चाहिए है और 5 बादाम। शुरुआत में मुझे बोला गया था कि ऐसे 5 बादाम, 11 मुनक्का और अखरोट 2, 2 अंजीर, ये आपको रोज़ खाना है, जब मुझे नया-नया डिटेक्ट हुआ था। नहीं तो आप कीमो फेस नहीं कर पाओगे। मतलब कीमो में वैसे ही हालत बहुत खराब रहती है, हम्म। आपका कुछ भी, आपके टेस्ट बड्स भी नहीं रहते हैं। और मेरी तो ऐसी वाली कीमो थी कि वो ब्रेस्ट में भी काम कर जाए, पैनक्रियाज़ और स्प्लीन में भी काम कर जाए। तो वो वाली चीज़ थी, तो मुझे ना हाई प्रोटीन डाइट पे रखा गया था। मेरे ऑन्को सर्जन ने मुझे बोला था कि तुम्हें तो हाई प्रोटीन डाइट पे रहना है। तो बहुत वहाँ मैंने बहुत ये वाली चीज़ें फ़ॉलो की थी। मैंने व्हीट ग्रास जूस भी किसी के कहने पे लेना शुरू कर दिया था। जिनके यहाँ मैं लेने जाती थी, वो खुद भी कैंसर पेशेंट है खैर, तो वो मुझे देती थी। वो रोज़ बनाती थी, वो मैं रोज़ उनके लेने जाती थी। तो उससे भी बहुत फ़ायदा हुआ है। रेकी रेकी मैंने कभी नहीं छोड़ी, रेकी मैं करती गई, क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस के दौरान मैंने रेकी 3 दिन का कोर्स कर लिया था कि कम से कम मैं खुद को रेकी दे सकूँ। जैसे कुछ लोग दूसरों को दे पाते हैं ना, डिस्टेंट रेकी भी होता है। लेकिन मेरा ऐसा था कि हॉस्पिटल में बैठे-बैठे मैं खुद को दे सकूँ, मैं खुद ठीक हो सकूँ। तो वो एक चीज़ मैंने सीख ली थी, तो वो मैं ये सब चीज़ें मैं करती हूँ। जहाँ तक पॉसिबल हो सके ये सब चीज़ें मैं करती हूँ। आपके डाइट के बारे में कुछ बता सकते हैं, जो दूसरों को हेल्प करे? ओके, तो डाइट के बारे में देखो, रोज़ मैं दाल खाती हूँ, ठीक है? वो दाल में सब टाइप की दालें आ गई, राजमा-वाजमा सब आ गया, छोले-वोले। हफ्ते में 1 बार ये खाती हूँ। एक सब्ज़ी रहती है मेरे पास, जो ग्रीन वेजिटेबल रहता है, 2 रोटी
अब रोटी ना, गेहूँ अवॉइड कर सकते हैं तो ठीक है, ज्वार और ये सब खा सकते हैं, मल्टीग्रेन या तो आप रोटी खाइए। ओके। और दही, दही का कुछ भी, रायता या जो भी हो, बस एक दही एक खाना बहुत ज़रूरी है। मीठा अवॉइड करिए, गुड़ उसकी जगह, मतलब मैं एक सब्स्टिट्यूट बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग चाय बहुत पीते हैं, तो बार-बार शक्कर पेट में चली जाती है। तो वो एक अवॉइड करने का बोला था। मैं फिश खा सकती हूँ, ऐसा मेरे ऑन्को सर्जन ने मुझे बोला था। मैं एग्स ले सकती हूँ, जो प्रोटीन के लिए मुझे बोला गया था। तो ये सब चीज़ें मैं फ़ॉलो करती थी। और सुबह उठते साथ मैं सबसे पहले ना व्हीट ग्रास जूस का लेना रहता है, वो खाली पेट ही लेना रहता है। तो वो मैं लेती थी, वो अभी ओके। तक लेती हूँ मैं। हाँ, बस यही सब। आपने इमोशनली कैसे डील किया कैंसर डायग्नोसिस फिर कीमोथेरेपी के वक्त? कीमोथेरेपी के वक़्त ना मेरे बहुत मूड स्विंग्स होते थे, अच्छे वाले। मुझे अचानक ही ऐसे मैं गुस्से वाली हूँ नहीं, क्योंकि मैं जिस प्रोफ़ेशन में हूँ, मैं वहाँ गुस्सा कर नहीं सकती, मैं टीचर हूँ ना। हम्म। लेकिन ना ये चीज़ मुझे एकदम सॉरी, अचानक मुझे लगा था कि मैं ना बहुत जल्दी गुस्सा कर रही हूँ। और क्या होता था ना, टेस्ट बड्स भी रहते थे। और अ, मतलब मेरे घर वाले अगर कुछ बाहर से कुछ मंगवा रहे हैं और वो मैं खा नहीं सकती क्योंकि टेस्ट बड्स ही नहीं है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मैं ना कुछ नहीं खा पा रही हूँ। मैं ऑल टाइम ना वो एक वॉमिटिंग वाला सेंसेशन रहता है, ऑल टाइम रहता है, वो 12 दिन तक तो मेरे को रहता ही था। और मेरा को तो हाई डोज वाला दिया गया था कि ये दोनों जगह वर्क कर जाए कीमो। तो वो बहुत गुस्सा आता था। खैर उस दौरान मैंने गाने वाने बहुत गाए, मैंने मूवीज बहुत देखी है। और एक बार मैंने अपनी हर कीमो को सेलिब्रेट किया है। एक दिन जस्ट पहले हम हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट जाते थे और वहाँ जाके खाना-वाना खा के आते थे। एक दिन पहले, जस्ट कीमो के 1 दिन पहले, क्योंकि मुझे पता रहता था कि अब 12 दिन तक मेरे टेस्ट बड्स आएँगे ही नहीं, अगले दिन कीमो से। हम्म। तो वो एक मैंने चीज़ की है। हर कीमो मैंने सेलिब्रेट किया है मेरा। और बाकी की चीज़ें जो थी वो तो थी ही, हाथ-पैर वगैरह बहुत दुखते हैं उसमें। और घर वालों का बहुत सपोर्ट रहता है। मतलब इतना ऑल टाइम मुझे लगता है कि कोई घर जल्दी आ जाए, मुझे जल्दी से बाहर ले जाए, कोई घुमाने ले जाए, एक राउंड ही सही। ये सब मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत किया है, ये वाली चीज़। और गुस्सा करती थी तो कोई पलट के मुझे जवाब नहीं देता था। ऐसा रहता था कि सबको पता था कि मेरे साथ ये वाली प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो बट एनीहाउ मैनेज कर लिया सबने, हो भी गया, वो टाइम निकल भी गया। खूब खुद को स्ट्रॉन्ग रखा, रेकी करती रही मैं इस दौरान, अभी भी कर रही हूँ। तो पिक्चर्स देखने का बहुत शौक है मुझे, तो वो मैं देखती रही, खुद को कैसे भी करके मैं बिज़ी रखती थी कि मूवीज़ देखने का शौक है और गाने-वाने मैं गाती हूँ, तो ऐसे मैंने अपने आप को बहुत बिज़ी रखा था। मैम, आपको जो साइड इफेक्ट्स हुए उसको अपने कोप अप करने के लिए क्या किया था? साइड इफ़ेक्ट्स जो मुझे हुए ना, वो मुझे रेडियो में, कीमो में तो रहते ही हैं। अम बहुत दर्द रहता है, मतलब कमर-वमर में। और मेरा पूरा लेफ्ट था ना, सारा ही कुछ लेफ्ट था, पेनक्रियाज़ और लेफ्ट ब्रेस्ट। तो तब तो मैं ख़ैर हॉट वाटर बैग लेती थी, क्योंकि मुझे दवाइयाँ मना की गई थी कि दवाइयाँ मत लो, तुम्हारे लिवर पे असर पड़ेगा। पेन किलर जो हम लोग लेते हैं वो नहीं लेना था। वो नहीं, मैंने नहीं ली, जहाँ तक हो सके मैंने नहीं ली। अ, रेडिएशन के दौरान मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। रेडिएशन में मुझे स्किन जल जाती है ना? और खाली पड़ जाती है एक जगह से, ऐसे कुछ-कुछ रहता है। थ्रोट में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि रेडिएशन मुझे गर्दन तक दिए गए थे। तो वो बहुत निगलने में प्रॉब्लम हुई थी। मैंने अपने रेडियोलॉजिस्ट से पूछा भी था, तो उन्होंने बोला था कि आपका फूड पाइप जल गया है रेडिएशन की वजह से, तो निगलने में प्रॉब्लम रहेगी। तो उन्होंने तब हमें बोला गया था कि स्टीम लेते रहो, गर्म पानी पीते रहो। जो यहाँ पे मेरे दाग अभी भी हैं वैसे गर्दन पे, तो ऑयल और कपूर होता है ना, कपूर हम्म। पता है आपको? हाँ, हाँ। उसमें कपूर को मिला के ऐसे मिक्स करके यहाँ पे लगाना रहता है। वो एकदम निकल जाता है, मतलब पहले जैसी गर्दन हो जाती है। मतलब अभी तो ऐसा है कि एक तरफ गोरी है और एक तरफ वो रेडिएशन की वजह से काली है।
लेकिन वो धीरे-धीरे हो जाता है, खत्म हो जाता है। 3-4 महीने लगते हैं, लेकिन वो हो जाता है, पूरा ही निकल जाता है। तो उस ओके। दौरान मुझे ये बोला गया था शुरुआत में मुझे एलोवेरा जेल, अगर आपके घर में एलोवेरा है तो अच्छा ही है, नहीं तो हमारे घर में उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था तो कुछ हम्म। हम लोग के पास क्या एलोवेरा जेल था भी और छत पे भी लगा हुआ था, तो हमने वही यूज़ कर लिया था। तो उससे भी काफ़ी ओके। रिलीफ मिलता है। और जहाँ तक हो सके कीमो में और रेडियो में अपने आप को हाइड्रेटेड रखना पड़ता है। खूब हम्म। पानी पीना रहता है, खूब पानी, इतना गर्मी हो जाती है रेडियो की वजह से अंदर, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, लोगों को अल्सर्स हो जाते हैं। तो मैंने अपने आप को बहुत पानी-वानी बहुत पिया था, लेकिन 9th रेडिएशन के बाद मेरे को समझ में आ रहा था कि मैं निगल ही नहीं पा रही हूँ। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तो फिर मैं गरम चीज़ें अगर कुछ बहुत चम्मच-चम्मच से मैं पानी पीती थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन खैर रेडिएशन के बाद वो 5 दिन में खत्म भी हो गई थी। लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो पूरा ही खूब अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। खूब पानी पीना है, खूब पानी पीना है, बस यही। ओके। हुँ। मैम, आपका हॉस्पिटल के साथ कैसा रहा? मतलब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक्सपीरियंस? मेरा सब कुछ अच्छा ही रहा, सभी कुछ अच्छा रहा। मेरा यहाँ पे हुआ था मेरा गोकुलदास इंदौर में ही हुआ था मेरा। और सब कुछ अच्छा था, सभी कुछ अच्छा था, कुछ भी ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं हुआ मेरे साथ। इवन इसमें रेडिएशन के दौरान जब अपना लॉकडाउन चल रहा था, तब तब मेरा लॉकडाउन के दौरान मेरा रेडिएशन हुआ था। तब ना बहुत जैसे लोगों को पता नहीं रहता ना, जिनको नहीं पता है, जो हॉस्पिटल घुसते भी नहीं है, उनके लिए बता रही हूँ मैं। वो इतनी दूर-दूर सीट्स रखी जाती थी, हम लोग टोटल 3 लोग रहते थे मेरे टाइम पे। मेरा 8 बजे का टाइम रहता था, साढ़े 8 बजे का टाइम रहता था। तो 3 लोग रहते थे और हम लोग इतनी दूर-दूर बैठते थे और सभी ने पीपीई किट पहनी रहती थी। जो डॉक्टर्स और नर्सेज़ हैं, जो हम्म। हमें रेडिएशन के लिए ले जाते थे। और सभी जो लोग बच्चे, बहुत छोटे-छोटे बच्चे भी थे, जिनको हुआ था। मेरे साथ 2 बच्चों का कॉम्बिनेशन रखा गया था, तो वो लोग भी सब मास्क-वास्क लगा के आते थे। डॉक्टर ने मुझे जो मेरे रेडियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अमित जैन, उन्होंने मुझे बोला था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब ये तो एकदम क्रिटिकल केस है, इसका इलाज तो रोका नहीं जा सकता। बाकी चीज़ों का चलो ठीक है, लेकिन ये जैसे हार्ट डिज़ीज़ वाले लोग रहते हैं, हमारे जैसे लोग रहते हैं, उनका तो नहीं रोक सकते, तो आपका अभी रेडियो हम कर देते हैं। तो प्रिकॉशंस लेके आना रहेगा। तो उस दौरान भी हम बिल्कुल वो सीबीसीसी सेंटर जो था कैंसर का, बहुत ऐसा था कि बहुत सब लोग जो भी गाइडलाइंस दी थी गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स के लिए, वो सब फॉलो हो रही थी। बीच में मुझे कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, तो सर है ना फ़ोन उठा लेते थे। मुझे लगा था कि ये लोग कितने बिज़ी रहते होंगे, ये लोग फ़ोन नहीं उठाएँगे। तो हम्म। डॉक्टर्स ने भी बहुत कोऑपरेट किया था। मैं जब तब कॉल करती थी 3 बजे, दोपहर में 4 बजे, तो उठा लिया था उन्होंने फ़ोन और मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया था उन्होंने। तो मेरे साथ तो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, डॉक्टर्स का भी, नर्सेज़ का भी, सबका, हॉस्पिटल का सबका, एडमिन स्टाफ का, सभी का अच्छा रहा। बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छी बात है। आप कुछ आपके जो आपको जो मॉरल सपोर्ट जो फैमिली फ्रेंड से मिला, उस पे हाँ। आपका उसका इम्पैक्ट कैसा रहा आपके लिए? उसका बहुत अच्छा रहा। मतलब जब मुझे पेनक्रियास का नया-नया पता चला था कि अरे! यहाँ पे भी हो गया है, तो मैं खूब रोई थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे थोड़ा-सा, तो डॉक्टर का एक रहता है ना कि पेशेंट को तो पूरा सब कुछ बताना ही है। तो वो हम्म। अपने आप, अच्छा वो एज देख के भी देखते हैं कि नहीं ये तो कर लेगी ऐसे करके, झेल लेगी अगर इसको सीधा-सीधा बताया जाए। तो तो पेनक्रियास वाले में मुझे बहुत बहुत मैं बहुत एकदम डर गई थी जब उन्होंने बोला कि ये ना बहुत जटिल सर्जरी है और बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके साथ। तो तब मुझे अरनाब नेगी वो घर आया था मेरे, वो लड़का है, तो डॉक्टर है खैर वो भी। तो वो आए थे घर, वो मुझे बता रहे थे कि नहीं, नहीं ठीक है, अब आपका ऐसा फाइंड आउट हो गया है, डायग्नोज़ हो गया है, लोगों का डायग्नोज़ नहीं होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका काम है ऑपरेशन थिएटर में लेटना और डॉक्टर का काम है उनको, वो उनका काम है, वो निकालेंगे, वो उनकी प्रॉब्लम है। जटिल सर्जरी है तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो आपका प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर्स का प्रॉब्लम है, मतलब वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने ना बहुत खुद को मोटिवेटेड रखा था, खूब खूब स्ट्रॉन्ग थी मैं। विल पावर बहुत मैटर करती है इस मामले में, बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती है विल पावर।
मैंने खूब खूब पॉजिटिव ही रही ऑल टाइम, बहुत मोटिवेटेड रही मैं, बहुत अपने आप को मैंने पॉजिटिव रखा कि मैं ठीक तो हो ही जाऊँगी। बस थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम था कि वो 2-2 जगह की सर्जरी थी, बट फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, मेरी मदर का बहुत सपोर्ट रहा, मेरा छोटा भाई है और छोटे भाई का ही ये फ्रेंड है अरुणाभ, हम लोग सब एक ही स्कूल के पढ़े हुए हैं। तो बहुत बहुत सपोर्ट रहा हम लोगों को, अरुणाभ की फैमिली का और मेरे ऑन्को सर्जन का भी बहुत सपोर्ट रहा मुझे। हो गया सब। बिना सपोर्ट के कहाँ कुछ होता है। अभी आपका पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद आपका प्रोफेशनल लाइफ को किसी तरह का इम्पैक्ट आया है इससे? आया है, बहुत आया है। मतलब जब मैंने स्कूल में मेडिकल दे के मैं आई थी कि मैं अप्रैल में जॉइन कर लूँगी, बट लॉकडाउन की वजह से मैं जॉइन नहीं कर पाई और वहाँ ऐसा था कि वो लोग भी मुझे ऑनलाइन जॉइन नहीं करवा पाए, ऐसा हुआ। उसके बाद जब मेरा ट्रीटमेंट ओवर हुआ जून में, तो वो मुझे ऑनलाइन जॉइन नहीं करवा पाए मेरे स्कूल वाले, उन्होंने मुझे वेट करने को कहा है अभी, कि अभी वेट करो, कलेक्टर के आदेश नहीं है अभी स्कूल खुलने के। ओके। तो अभी तो मैं मतलब जॉब में हूँ भी और नहीं भी हूँ, ऐसा है मेरे साथ अभी। तो थोड़ा वो इम्पैक्ट मतलब रहा है, वो उस पे बहुत असर पड़ा है। बट एनीवे जल्दी मेरी जॉइनिंग आ जाएगी। वैसे मैंने रिज़ाइन नहीं किया है बट आ जाएगी जॉइनिंग मेरी, करवा यस देंगे मैम। वो लोग। हुँ। मैम कुछ मैसेज है आपको जिन्हें देना है कैंसर पेशेंट्स हाँ, को, केयरगिवर्स को? यही है कि बहुत खुद की विल पावर स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने आस-पास उम, बहु ये लोग जो फालतू के ज्ञान देते हैं ना ऐसे लोगों से दूर रहें, जिन्होंने नहीं किया है कुछ सफ़र, उनका तो वही लोग ज्ञान देते हैं ज़बरदस्ती, अरे हमारे उनका तो ऐसा हो गया था, ऐसे लोगों से दूर रहें। इस दौरान आप सब अच्छी-अच्छी चीज़ें करिए, जैसे अगर किसी को पेंटिंग पसंद है, क्या टाइम निकलता है उससे, पेंटिंग करिए या आप लिखते हैं, कविताएँ करते हैं, वो करिए। एन्जॉय करिए ये वाली लाइफ़ भी, ऐसे ही ये वाली चीज़ भी एन्जॉय करिए। मतलब उसको हराना है ना हमें, तो उसको लेके बैठे तो रहना नहीं है, ऑल टाइम पॉज़िटिव रहना है, विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है, योगा अनुलोम-विलोम ये सब बहुत मैटर करता है और जो इम्यूनिटी बूस्टर जो एक तो अभी ख़ैर आयुष मंत्रालय ने जो दिया है वो तो ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको बताया मुनक्का और वो कुछ 5 मुनक्का, 5 बादाम, अंजीर ये सब वो लेते रहे जिन लोग की अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो वो बहुत हेल्प करेगी इन सब चीज़ों के लिए। मतलब आपको कीमो फेस करने में बहुत हेल्प करेगी और जो रेडिएशन का मैंने आपको बताया जो दाग रह जाते हैं जैसे गर्दन-वर्दन पे काला हो जाता है वो पार्ट तो अपना नारियल तेल और कपूर लगाने से एकदम हट जाते हैं। और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए ऑल टाइम। ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, ये सब चीज़ें हैं मतलब मिल्क प्रोटीन्स क्योंकि सब कुछ नया से नया बनता है, पूरी स्किन आपकी पूरी बाल चले जाते हैं, देन बाल आते हैं तो वो बाल बहुत अच्छे आते हैं, ये बहुत लोगों को नहीं पता है, बस रोते रहते हैं लोग कि अरे हमारे बाल चले गए, उसके बाद बहुत अच्छे बाल आते हैं, पूरी स्किन अच्छे से आ जाती है। बहुत-बहुत अच्छी चीज़ें भी होती है उसके बाद और बस यही सब। ओके मैम, आपका जर्नी बहुत ही अच्छा था और मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग था। ओके, और थैंक यू। कुछ है जो आपको लगता है कि ये जर्नी में आपको बताना है जो आप मिस आउट कर चुके हो, कि लोगों को पता होना चाहिए? एक तो ये वाली चीज़ कि कहीं कुछ आप क्या है ना आपकी बॉडी आपको पता है कैसी है, क्या है। तो औरतें जनरली है ना डर जाती हैं यही सोच के कि नहीं ये चीज़ नहीं होगी, तो वो है ना डिले कर देती हैं। जैसे हमें तुरंत कुछ पता चला कि यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, नहाते टाइम जनरली पता चलता है। तो वो तुरंत जाना है आपको, आप यहीं पे आप अगर डिले कर दोगे तो फिर वो सारी प्रोसेस वो स्टेज आगे बढ़ जाती है ना फिर उसकी। तो वो तुरंत-तुरंत आपको बताना है डॉक्टर को, तुरंत ही बताना है और बहुत सारे ओपिनियंस नहीं लेने चाहिए कि सेकंड ओपिनियन भी ले लेते हैं, थर्ड ओपिनियन भी ले लेते हैं। एक कोई डॉक्टर रखो और उस पे भरोसा करो।
वो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि ऑन्को सर्जन पे बहुत भरोसा होना चाहिए आपको अपने। वैसे तो बहुत डॉक्टर्स हैं और कि यहाँ इंदौर में अच्छा नहीं है, मुंबई में अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। इंदौर में भी अच्छा है। डॉक्टर तो हर जगह एक जैसे ही होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बस एक किसी सर्जन पे भरोसा रखो, बहुत भरोसा रखो। आप भगवान पे भरोसा रखो, अच्छी-अच्छी चीज़ें सोचो, भगवान की चैंटिंग-वैंटिंग अगर लोग करते हैं, भरोसा रखते हैं इन सब चीज़ों पे, तो जो आपको पॉज़िटिविटी दे वो सारी चीज़ें करो। बस। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आपका स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग था। इट वाज ओके, रियली नाइस टॉकिंग टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। टेक केयर। ओके, बाय। थैंक यू। बाय, बाय।